हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो ये सेशन जो है वो टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए वैसे एस्पिरेंट्स जो एसएसटी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस अभी तक डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया है उन सब का कलेक्शन जो है वो यहाँ पर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन पे। ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन है, द ड्रेन थ्योरी हैड एन important role in the rise of economic nationalism in the colonial India. Which statement is false? क्या कह रहा है? false। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ड्रेन थ्योरी के बारे में false है, और क्या कह रहा है? ड्रेन थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को राइज करने में बहुत हेल्पफुल रहा था। हिंदी में भी देख लेते हैं। धन निष्कासन सिद्धांत की औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका था। इस सिद्धांत के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो असत्य है? ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो उसमें से हमको चूज करना है कौन सा गलत है। एक्चुअली क्या है कि जो ये ड्रेन थ्योरी है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, और इसके तहत कहा गया था कि जो इंडिया का रिसोर्सेस है वो ब्रिटिश के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। मतलब कि इंडिया का खून चूस कर जो है वो ब्रिटिश को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ऐसा था ड्रेन थ्योरी में। ओके, सो चलते हैं देखते कौन सा। इस सिद्धांत ने भारतीय पूंजीपतियों द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये पहला ही स्टेटमेंट अपना बहुत गलती हो गया। क्या कह रहा है कि द थ्योरी क्वेश्चन द वेरी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द इंडियन कैपिटलिस्ट। तो इंडियन कैपिटलिस्ट या फिर भारतीय जो थे वो लोग क्या है कि शोषण ना करके क्या है कि ब्रिटिश शोषण कर रहे थे। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी भी हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ड्रेन थ्योरी को लेकर ये जो 3 स्टेटमेंट है ये हम लोगों का सही है। तो ये नॉलेज पर्पस के लिए हमको जरूर जानना चाहिए कि आखिर ड्रेन थ्योरी के तहत क्या क्या बात जो है वो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो दादा भाई नौरोजी ने इस निष्कासन को भारत की गरीबी और भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियादी बुराई का मूल कारण घोषित किया गया। मतलब कह रहे हैं कि भारत में जो भी गरीबी था वो क्या है कि ड्रेन थ्योरी की वजह से आया। मई 1867 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत की बहुमूल्य संपदा का निष्कासन एवं भारत को रक्त रंजित कर रहा है। ओके, तो ये बात कब बोलते हैं? सबसे पहले 1867 में। दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन सिद्धांत का जो है वो प्रधानाचार्य थे या धर्मोपदेश थे, यानी कि जो ड्रेन थ्योरी था वो दिया गया था कि इनके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये 3 स्टेटमेंट क्या है कि हमको हेल्प करेगा कभी एग्जामिनेशन में ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जाए तब। ओके, बढ़ते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ रहनुमाई मजदयान सभा, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन था, इस्टेब्लिश्ड इन 1851। रहनुमाई मजदयान सभा, धार्मिक सुधार सभा, जो कि 1851 में स्थापना हुआ। इनमें से कौन जो है वो नहीं जुड़े हुए थे? तो नौरोजी फर्डोंजी इसमें जुड़े हुए थे, एसएस बंगाली भी जुड़े थे, दादा भाई नौरोजी भी जुड़े थे। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? WC बैनर्जी। अगला है कि द ड्रेन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, निकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे? तो अभी जस्ट हमने समझा कि दादा भाई नौरोजी जो है वो उनके द्वारा जो वो ड्रेन थ्योरी दिया गया था 1867 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा और कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि वो लंदन में रहते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो सदस्य भी बने थे। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट अगेन। वो जो है वो ब्रिटिश सांसद के सदस्य भी रहे। उनके द्वारा एक बहुत फेमस बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल लिखा गया, और उसी में जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो ब्रिटिश के वजह से यहाँ पर भारत में जो आर्थिक स्थिति था उसका क्रिटिसिज्म, उसका आलोचना जो है वो किए थे अपने बुक में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई एग्जामिनेशन में कितना बार पूछ लिया गया है, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। और उनके द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एस्टैब्लिशमेंट 1869 में किया गया था। ओके, ड्रेन थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द पब्लिकेशन ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी इन 1901 वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन। इट मीन्स 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। कौन सा चीज था जो कि भूमिका निभाया? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। और क्या है कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि उसमें इसी बात का जो है वो जिक्र किया गया था कि कैसे
इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इंडिया का किया जा रहा था ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के द्वारा। तो ये अपना हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी को करेक्टली कौन डिफाइन करता है? प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित ड्रेन थ्योरी को सही ढंग से परिभाषित करता है? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट टेक्स्ट जो है वो ड्रेन थ्योरी, उसका मीनिंग क्या है। तो देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश के हित में किया जा रहा था। That the resources of the country was being utilized in the interest of the Britain. very correct answer। क्या कह रहा है कि देश का संसाधन का इस्तेमाल जो है वो ब्रिटिश के लिए किया जाता है। बहुत ब्यूटीफुल। अब इससे हमको साफ समझ में आया कि ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या था। ओके, नेक्स्ट है, विच इज ट्रू अबाउट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। इसमें से क्या है कि 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र हुआ था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। देखना है हमको कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1906 का सेशन हुआ था कोलकाता में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है वो दादा भाई नौरोजी थे और इसमें जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किया गया था। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन डी में देखिए क्या है कि इट हेल्ड इन कोलकाता एंड दादा भाई नौरोजी वॉज द प्रेसिडेंट एंड इट ऑल्सो लेट डाउन द गोल्स ऑफ स्वराज। तो इसमें जो है वो तीनों चारों बातों का जिक्र है जो अभी हमने डिस्कशन किया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, जागते रहो बच्चे, जागते रहो, सोना नहीं है। एग्जामिनेशन बहुत करीब है, एग्जामिनेशन इज नॉकिंग द डोर, बिल्कुल खटखटा रहा है दरवाजे के पास, कमर कस के तैयार रहना है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय वॉज द एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस। कह रहा है कि कौन से वाइसरॉय के समय जो है एल्बर्ट बिल पास किया गया था, पेश किया गया था। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वो 1883 में जो है वो एल्बर्ट बिल को पास किया गया था और इसके तहत क्या बोला गया था, क्या एक लाया गया था कथन कि भारतीय न्यायाधीश भी जो भी है यूरोपियों पर मुकदमा चला सकते हैं। इट मीन्स पहले क्या था कि भारतीय न्यायाधीश जो होंगे, जो इंडियन जजेस होंगे, वो यूरोपियों पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं। लेकिन एल्बर्ट बिल के तहत इस बात को पेश किया गया कि अब जो है वो भारतीय न्यायाधीश भी जो है वो ब्रिटिश यूरोपियों पर जो है मुकदमा चला सकते हैं। इट मीन्स ब्रिटिश को भारतीयों के बराबर करने का कोशिश किया गया, लेकिन जो है इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा होने लगा था एल्बर्ट बिल पर। ओके, किनके समय में? लॉर्ड रिपन। इट मीन्स दिस वन वॉज गुड फॉर द इंडियन पीपल एंड इंडियन न्यायाधीश। द ओनली पीपल हु हैड एनी राइट इन द इंडिया आर द ब्रिटिश फॉर विच गवर्नमेंट बिल्स लाइन्स वर कोटेड। क्या कह रहा है कि भारत में जो भी अधिकार है, भारत में जो भी अधिकार है वो केवल और केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा, केवल और केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा। यह सरकारी, यह किस सरकारी बिल के बारे में कहा गया था? तो अभी हमने क्या देखा कि जो एल्बर्ट बिल था उसके तहत क्या कहा जा रहा था कि जो ब्रिटिश हैं उन पे जो है वो भारतीय लोग जो है वो मुकदमा नहीं कर सकते। इट मीन्स भारत में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का ही अधिकार था, बाकी किसी के अधिकार का बात नहीं किया गया था। तो ये बात सही बैठ सकता है एल्बर्ट बिल के बारे में। आगे, इन विच ईयर वी डी सावरकर ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत। वी डी सावरकर ने जो है वो किस वर्ष अभिनव भारत का गठन किया? अभिनव भारत क्या एक क्रांतिकारी संगठन था। पहले इसका क्या है कि 1899 में नासिक में मित्र मेला के नाम से इसका स्थापना किया गया था। फिर बाद में उसको 1904 में अभिनव भारत के रूप में बदल दिया जाता है। इट मीन्स अभिनव भारत का गठन जो है वो 1904 में किया जाता है। इन विच ईयर वॉज द पूना सार्वजनिक सभा फॉर्म्ड। पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब किया गया था? 1870 में। व्हाट आर द होम चार्जेस। होम चार्जेस क्या है? ओके, तो इंटरेस्ट पेड ऑन द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट, भारत के बाहर ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, सही। ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ये भी सही है होम चार्जेस के बारे में। ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा अपना? मोर देन वन ऑफ द अब देखिए ये जो भी डी और ई ऑप्शन आए मतलब समझ लेना कि वो बीपीएससी का क्वेश्चन है। हु वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ आयरिश होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय में कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? ओके, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो एनी बेसेंट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इनके द्वारा जो है वो होम रूल मूवमेंट का एस्टैब्लिशमेंट भी किया गया था। इनके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1916 में, लेकिन वो पूना में किए थे और एनी बेसेंट मद्रास में।
और एनी बेसेंट जो है वो उनका ब्रांच ज़्यादा फैला हुआ था। एनी बेसेंट के द्वारा ही कॉमनवेल्थ जो है वो लिखा गया था। Who among the following is not known as लाल बाल एंड पाल? इसमें से कौन सा जो है वो लाल बाल पाल नहीं है? तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, सही बात है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। बाबा कह रहे बाबा अम्बेडकर, नहीं गलत बात। पाल मतलब बिपिन चंद्रपाल, तो ये भी सही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि नॉट नोन, नॉट नोन में तो कोई नहीं आ रहा, मतलब तीनों आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। Who was the president of the Indian National Congress during the Lucknow session of 1916 where the Congress and League Pact was signed? वाह, बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में और आगे पूछा जाएगा आने वाले 25,000 सालों तक ये सवाल। 1916 के लखनऊ सत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सत्र लखनऊ के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ओके, अध्यक्ष कौन थे 1916 में लखनऊ सेशन में, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। पहले ये दोनों अलग अलग थे, फिर दोनों को भाई भाई बनाया गया। तो ये जो है वो कांग्रेस के लखनऊ सेशन में 1916 में किया गया था। तो उस समय वहां के जो है वो अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार। ओके, अंबिका चरण मजूमदार। Who founded the Revolutionary Society in 1904 which aimed at armed revolution against British rule? Revolutionary Society की स्थापना जो है वो 1904 में किसने किया, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना? ओके, मतलब कि इन लोग ऐसे प्यार से नहीं मानेगा, एकदम लाओ लाठी तलवार बैंठी छुरी, हाँ करछुल बेलन चाकी जो मिले लाओ, अब इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा मार पीट के। तो ये क्रांतिकारी जो सोसाइटी था, इसका रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का स्थापना जो है वो वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे कि हु वॉज द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट? अ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एम्ड एट ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, ओके, क्रांतिकारी था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। ओके, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। तो उसके नेता कौन थे, उसके सदस्य नेता कौन थे? तो करतार सिंह सराभा उर्विदा, राइट आंसर। जब वो सदस्य बने थे तो वो 15 साल के थे। फिर उनको क्रांतिकारी कार्यों के लिए 1915 में जो है वो लाहौर सेंट्रल जेल में जो है वो फांसी दे दिया जाता है, और उस समय उनकी उम्र मात्र 19 साल की थी। ओके, हु स्टार्टेड केसरी न्यूज़पेपर इन द मराठी? केसरी न्यूज़पेपर, केसरी समाचार पत्र जो है वो किसने शुरुआत किया था, आरंभ किया था मराठी भाषा में? तो हर किसी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। केसरी का तिलक, ओके, केसर का तिलक छाप हमें अपने सर पे लगाना है, वैसे याद रख सकते हैं हम लोग। तिलक इज रिलेटेड विद केसरी। हु कॉइंड द फ्रेज स्वराज इज माई बर्थ राइट? किसने ये बात कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये तो बिल्कुल हम लोग बचपन से जो है वो देखते आ रहे, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और तिलक से है केसरी, केसर का तिलक। हु यूज्ड सेप्टिव वेल्व थ्योरी टू अटैक मॉडरेट इन द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन? कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? किसके उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए कांग्रेस संगठन में किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो लाला लाजपत राय। ये बिल्कुल मॉडरेट से खफा रहते थे, उन पे पीछे पड़े रहते थे। हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905? 1899 से 1905 तक भारत के वाइसराय कौन थे? तो 1905 में जो है वो फेमस कांड हुआ था बंगाल का विभाजन, और उस समय जो है वो किनके द्वारा? कर्जन के द्वारा किया गया था। इट मीन्स 1899 से 1905 के दरमियान जो अपने वाइसराय होंगे लॉर्ड कर्जन होंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखना है, जिससे ये क्वेश्चन आपको याद हो सके, ताकि एग्जामिनेशन में जो है उससे हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ये सेशन देखने का सबसे मेन मकसद हमारा ये है कि हम रिजल्ट बना सकें। ऑलराइट, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन मस्ट कीजिए। साइनिंग ऑफ।